मैं सो रहा हूँ तब भी योग कर रहा हूँ क्या? जब आप सो रहे हैं हाँ, आप उस समय पर योग निद्रा कर रहे हैं। दिन में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो योग का पार्ट है। बिल्कुल। जो औरतों के नाम से जो गद्दे वद्दे आते हैं ये कुछ काम करते हैं मैं या? तो इस बारे में नो कमेंट करूंगा। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोबाइल फोन योग कैसे बचा सकता है मैं इससे? भाई मैं कहूँ कि मोबाइल मत चलाओ तो मेरी वीडियो कैसे देखोगे? पास में योग गुरु होते हैं, आजकल जिम में भी योग गुरु आने लग गए हैं। गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। रोहित जी, वेलकम टू मैजिक पोटली। बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने शो में हमें आमंत्रित किया। वेलकम टू मैजिक पोटली। आज हम बात करेंगे इंसान की 3 ख्वाहिशों के बारे में। आप सोचेंगे 3 ख्वाहिशें? कौन सी है 3 ख्वाहिशें? पहली ख्वाहिश, सुंदर दिखना। लड़का हो या लड़की, हर कोई चाहता है सुंदर दिखे। दूसरी ख्वाहिश, तंदुरुस्त रहना, हेल्दी रहना, फिट रहना, कौन नहीं चाहता। और तीसरी मेन ख्वाहिश, लंबी उम्र जीना। आपको पता है तीनों ख्वाहिशें किससे पूरी हो सकती हैं? ये तीनों आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं योग के द्वारा। आज हम योग के उन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी तीनों ख्वाहिशें पूरी होंगी। और ये ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आज हमारे साथ हैं योग गुरु सोहित जी। सोहित जी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा नाम है, लाखों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों लोग उनके वीडियोस देखते हैं और लाखों लोग इनसे ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं। सोहित जी, वेलकम टू मैजिक पोटली। बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने शो में हमें आमंत्रित किया। जी, अच्छा, आज योग के बारे में हमें बताइए कि आज कैसे आप हमें हेल्दी कर सकते हैं। देखिए, योग केवल हेल्दी रहने के लिए या हम कहें कि केवल स्वस्थ रहने के लिए ही नहीं है। योग वास्तव में अपने आप से जोड़ने का भी एक साधन है। योग परमात्मा से जोड़ने का भी साधन है। योग परिवार को आपस में जोड़ने का भी एक माध्यम है। वो कैसे? योग देश में सुख शांति का भी एक माध्यम है। परिवार से कैसे जोड़े, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया। देखिए, परिवार को ऐसे जोड़ेंगे, जो व्यक्ति प्रतिदिन योग करता है उसका मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है तो परिवार में तो सुख शांति अपने आप ही बनी रहेगी। क्या बात। दूसरा, हाँ, योग केवल जो आप समझ रहे हैं ना, जितना मैं जानता हूं, जितने मैं पॉडकास्ट में जाता हूं, सबके साथ बैठता हूं, तो वो योग को एक एक्सरसाइज समझते हैं जी, आसन समझते हैं, प्राणायाम समझते हैं। योग तो जीवन जीने की कला है। योग लाइफ मैनेजमेंट है, जीवन प्रबंधन है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में 5000 वर्ष पूर्व ही लिख चुके हैं, कह चुके हैं, बोल चुके हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। तो आप विचार करिए कि जिस व्यक्ति के कर्म में कुशलता होगी, उसका व्यवहार सही होगा, उसकी वाणी सही होगी, उसका चाल चलन सही होगा, चरित्र सही होगा, तो उसके परिवार में सुख शांति नहीं आएगी तो और क्या आएगा? तो मतलब आप कह रहे हैं कि योग जो एक्सरसाइज है उसको खाली योग नहीं बोला जाता, दिन में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो योग का पार्ट है। बिल्कुल। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि सोने तक जितने भी आप कार्य करते हैं वो ठीक से करें, सत्य के साथ करें। क्योंकि योग का, अष्टांग योग के बारे में मैं आपको बता देता हूं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग को दिया। उसका जो पहला अंग है वो यम, फिर नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। आप सोचिए ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यानी बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य आ गया, ईमानदारी आ गई, व्यभिचार से बच गया, दुराचार से बच गया, पापाचार से बच गया, अत्याचार से बच गया, अनाचार से बच गया, तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जीवन कुशल हो जाएगा। और जब वो कुशल हो जाएगा तो उसका जीवन वैसे ही योग में हो जाएगा। केवल आसन प्राणायाम योग, हाँ, आसन प्राणायाम योग का अंग है, योग के अंग हैं। उसके बाद प्रत्याहार आता है, फिर धारणा आती है, फिर ध्यान आता है, फिर समाधि आती है, जो परमात्मा को प्राप्ति, परमात्मा की ओर चले जाते हैं। फिर समाधि के बाद में भी असंप्रज्ञात समाधि आती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति आती है। उसके बाद फिर केवल्य की स्थिति आती है। मैं उस ओर जाना नहीं चाहता कि वो फिर योगियों का विषय हो जाता है। और वो स्थिति ऐसी होती है कि पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही विचार शून्य हो जाते हैं, तो वो केवल्य की स्थिति होती है, समाधि से ऊपर की स्थिति होती है। कितना सुंदर बोलते हैं आप, मजा आ जाता है। मतलब आपकी बातें सुन के ही मुझे लग रहा है कि हर कोई योग के लिए प्रेरित हो जाता है, योग करने के लिए।
देखिए बात, ये तो हमारे गुरुकुल में हम पढ़े हैं, गुरुकुल में शिक्षा ली है और आचार्यों के साथ, विद्वानों के साथ उनका संसर्ग हमें प्राप्त हुआ है। ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज, त्रेतायुगी के श्रृंगी ऋषि की आत्मा, उनके आश्रम में हमें शिक्षा ली है और योग को करते हैं, कराते हैं, शुद्ध सात्विक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो थोड़ा ये हिंदी हमारी ठीक हो ही जाती है। और हिंदी एक ऐसी भाषा है, मैं कहता हूँ कि जो उसमें व्यक्ति बात करता है तो उसमें अलग आनंद आता है। आनंद आता है, सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे आप हैं, आपने योग की प्रॉपर ट्रेनिंग ली है जी, आपने गुरुकुल से शिक्षा ली है जी, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। तो मुझे वो बताइए, अधिकतर जब हम जाते हैं कि पार्क में योग गुरु होते हैं, आजकल जिम में भी योग गुरु आने लग गए हैं, तो क्या डिफरेंस होता है? क्या ये उतनी अच्छी तरीके से हमें योग सिखा सकते हैं? देखिए, आपने एक बात कही कि आपने योग में ट्रेनिंग ली है। मैं कहता हूं मैंने योग में ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने योग में पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त की है। ओके। ट्रेनिंग तो 2 महीने की, 3 महीने की भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है, लेकिन एक पूरी तरह से स्वाध्याय करना, पूरी तरह से आप उन ग्रंथों का अध्ययन करना, वो बिल्कुल अलग चीज हो गई। अब एक व्यक्ति है कि हमारे सेंटर पे योगा करने के लिए आया, हमारे साथ 2 महीने 3 महीने योगा किया, आसन किए, प्राणायाम किए और उसने कुछ एक्सरसाइज सीखी और वीडियो बनानी शुरू कर दी। ऐसे लोग भी हैं। परंतु एक है कि जिसने ग्रेजुएशन योग में की है, पोस्ट ग्रेजुएशन योग में की है, डिप्लोमा किया है, नेट भी किया है, पीएचडी भी की है, तो उसका लंबा अनुभव है। उसने विश्वविद्यालयों के अंदर बड़े जो हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, वेदों को पढ़ा है, उपनिषदों को पढ़ा है, महाभारत को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, उसके बाद जो योग के हठ प्रदीपिका है, घिरण संहिता है, महर्षि पतंजलि की योग सूत्र है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, योग वशिष्ठ, इतने ग्रंथ हैं, उनको पढ़ करके जो व्यक्ति आगे आया, एनाटॉमी को भी पढ़ा है, शरीर रचना क्रिया विज्ञान को भी पढ़ा है, उसके बाद जब वो फील्ड में आता है और जब वो योग कराता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। अधिकांशतः मैं किसी के विरोध में या किसी का भी मैं अपने मन से किसी को भी कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता कि किसी को मन के ऊपर उनके किसी तरह का प्रभाव पड़े, परंतु सत्यता यह है कि जब आप पार्क के अंदर जाते हो तो वहां पर जो लोग योग कराने वाले लोग होते हैं वो वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं और जिम में भी बहुत कम है। उन्होंने 1 महीने 2 महीने कहीं से किया और सिखाना शुरू कर दिया। उनको आसन प्राणायाम, थोड़ी एक्सरसाइज आसन का पता चल जाता है, लेकिन जब उनसे किसी डिजीज पर बात की जाए तो फिर उनको जानकारी नहीं होती है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, ये जनरली नहीं पूछा जाता है, परंतु मैं आपके चैनल से ये बात कहना चाहता हूं कि जब आप योग करने का मन कर रहा हो, योग की कक्षा को ज्वाइन करने की आपकी स्थिति बने, तो उस समय पर आप अपने टीचर से, अपने गुरु से उसके बारे में थोड़ा जानना भी आवश्यक है। गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। ऐसा ही नहीं है कि गुरु ने कह दिया, आपने देख लिया कोई वीडियो, हमारी भी वीडियो अगर आपने देखी है तो फिर भी आप हमारे बारे में जानिए कि हमने वास्तव में योग में शिक्षा ली है कि नहीं ली है। पर मैं आपको बता देता हूं, मैंने योग में मास्टर किया है, डिप्लोमा किया है और लगभग 13 वर्षों से मैं योग करा रहा हूं। तो आप जब भी योग करना जाएं तो एक बार अपने गुरु के, अपने अध्यापक के, उनके विषय में थोड़ा जरूर जान लेना कि आपने कितनी शिक्षा ली है, कितना अध्ययन किया है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप योग गुरु हैं, तो योग गुरु मुझे ये बताइए मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करूं? देखिए, मैं सो रहा हूं तब भी योग कर रहा हूं क्या? हाँ, ये अच्छी बात है। जब आप सो रहे हैं, हाँ, आप उस समय पर योग निद्रा कर रहे हैं। और योग निद्रा भी कैसी? यदि आपका सोने का तरीका सही नहीं है तो आप फिर अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का सोने का तरीका गलत होगा उसको स्लिप डिस्क हो सकती है, नी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल तो अक्सर हो ही जाता है। आजकल आप देखते होंगे रात को सोने वाले लोग इतना मोटा तकिया लगाएंगे, बिल्कुल, और गर्दन उनकी ऐसे बन जाएगी। हाँ। क्या होगा जी? सुबह उठ के क्या बोलेंगे? वो अकड़ गई है, गर्दन दुख रही है, दर्द है। हाँ। फिर कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, या फिर हम योग टीचर्स के पास आएंगे। रोबोट बने घूमते हैं, गर्दन नहीं घूम पाती है, 2-2 दिन तक ऐसे घूमते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अगर सोने का तरीका सीधे या तो शवासन में सो रहे हैं, वो एक तरीका है, या फिर बाई साइड आप करवट लेके सो रहे हैं, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, तेजाब नहीं बनेगा, खट्टी डकारें नहीं आएंगी। जब आप लेफ्ट साइड यानी बाई साइड होकर के सोते हो तो आपका राइट स्वर चलता है, राइट नोस्टल चलता है, जिसको सूर्य स्वर कहते हैं। जब सूर्य स्वर चलता है तो उसका सीधा संबंध हमारे जठराग्नि से होता है, और जठराग्नि, जब सूर्य स्वर चलेगा तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में बड़ा अच्छा कार्य करेगी।
और जो व्यक्ति राइट साइड सोएगा तो लेफ्ट स्वर चल पड़ेगा, यानी चंद्र स्वर है, चंद्र स्वर यानी ठंडा स्वर है, तो कहीं ना कहीं उसको डाउन करेगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होगी, स्टमक भी साइड है, जब आप ऐसे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, उससे जो जूसेज हैं, जो एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है वो सब बाहर की ओर आएगा, आपको ऊपर की ओर महसूस करेगा, खट्टी डकारें, एसिडिटी। और एक और बड़ा गलत काम करते हैं जो लोग उल्टा सोते हैं, हाँ, वो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो हार्ट अटैक के मरीज बन जाएंगे। आपने कई न्यूज़ देखी होगी कि आजकल साइलेंट हार्ट अटैक, किसी को कार्डियक अरेस्ट, किसी को कुछ। तो एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, एक न्यूज़पेपर की, एक डॉक्टर का आर्टिकल था कि उल्टे सोने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप उल्टे सोते हो तो आपका हार्ट पूरी तरह से दब जाता है। अच्छा। और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। हाँ। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका पेट भी बाहर निकलता है उल्टा सोने से। उल्टे सोने से। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है, उल्टा सोने से आपके स्लिप डिस्क की भी समस्या हो सकती है, आपके घुटने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो तरीका आपका सोने के लिए बना ही नहीं है। और एक और गलती क्या करते हैं, गद्दे ऐसे हैं, मेरे पास एक योगा के विद्यार्थी, एक शिष्य हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी मेरा कमर का दर्द नहीं जा रहा है। मैंने उनको 4 आसन भी कराए, फिर भी दर्द ठीक नहीं हुआ। मैंने उनको कुछ और तरीका बताया, फिर ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा जी गद्दा कैसा आपका? जी गद्दा तो थोड़ा लचीला है। मैं कहा ये काम करो, आप गद्दे को बदल दो। उन्होंने गद्दा बदला और गद्दा बदलने के 5 से 6 दिन बाद उनका दर्द गायब हो गया। अच्छा, ये जो ऑर्थो के नाम से जो गद्दे वद्दे आते हैं, ये कुछ काम करते हैं या? मैं तो इस बारे में नो कमेंट करूंगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। समझने वाले समझ जाएंगे। बशर्ते गद्दा आपका थोड़ा हार्ड होना चाहिए। ये जो आप आजकल गद्दे ऐसे आते हैं उसमें अष्टावक्र बन जाता है व्यक्ति। अष्टावक्र तो बहुत ऊंचे विद्वान थे, पर मैं शरीर की स्थिति में कह रहा हूं कि हिप्स अंदर घुसे हुए, पैर ऊपर उठे हुए, गर्दन इधर पड़ी है। जब तक आपके शरीर को प्रॉपर सरफेस नहीं मिलेगा, एक एक अंग आपका आपके बेड से, आपके तख्त से, आपके गद्दे से टच नहीं होगा, तब आपको आराम नहीं मिलेगा। हम जब योग कराते हैं, 30 मिनट हम खड़े होकर एक्सरसाइज कराते हैं, योग कराते हैं, आसन कराते हैं, तो उसमें व्यक्ति बहुत थक जाता है क्लास में। फिर हम 2 मिनट का शवासन कराते हैं और उस शवासन में वो फिर उतने ही रिचार्ज हो जाते हैं कि फिर वो आधा घंटा योग करने लगते हैं। तो मैं तो उन क्लास में बोलता हूं कि ये शवासन ऐसे काम करता है जैसे घोड़े को दौड़ाते हो और दौड़ा करके 50 किलोमीटर उसको दौड़ाया और उसके बाद उसको एक किसी खेत में, मिट्टी में उसको थोड़ा लुटलुटी करा दीजिए, तो वो फिर 50 किलोमीटर दौड़ने लगेगा, उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे ही हमारा शवासन हमें इतनी एनर्जी दे देता है, कारण कि आप पूरी तरह से शिथिल हो जाते हो, शांत हो जाते हो, शरीर का एक एक अंग आपका फ्लोर पर टच हो जाता है, और बिल्कुल जब शांत शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर देते हो तो आपके अंदर वही एनर्जी दोबारा से बन जाती है। आधा घंटा फिर योग करने लग जाते हो। स्वामी रामदेव जी को मैं एक दिन सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि बाईं साइड सोने के लिए मुझे लगभग 6 महीने अभ्यास करना पड़ा। अच्छा। आप छोटे बच्चे को देखना, वो भी बाईं साइड सोता है। आप किसी छोटे 6 महीने के आसपास के बच्चे को देखना, पहले तो माँ क्या करती हैं, कहीं उसकी गर्दन टेढ़ी ना हो जाए, हाथ कहीं दब ना जाए, सर टेढ़ा ना हो जाए, इसलिए उसको सीधा सुला देते हैं। सीधा भी गलत नहीं है, उल्टा तो बिल्कुल नहीं सुलाना है, मैं आपको बता चुका हूं। बाईं साइड बच्चा ऑटोमेटिक बाईं साइड जाएगा। बच्चे को आप एक चीज और देखना, जब वो उठेगा तो हमेशा बाईं साइड से उठने की कोशिश करेगा, वो राइट से नहीं। जब तक वो अनजान है, अबोध है, तब तक वो सही करेगा। जब वो जानने लगेगा, जब बुद्धिमान हो जाएगा, फिर गलत करना शुरू कर देगा। तो इसलिए आपके प्रश्न का लंबा उत्तर हुआ है कि सोते हुए भी योग कर रहे हैं। छोटे से उस तरीके से मुझे वो सारा बता दीजिए, मुझे मजा आया बड़ा सुन के। बस मुझे बताइए कि मेरे का सोने का सबसे अच्छा पोस्चर क्या है और क्या क्या चीजें मेरे बचाएगा। देखिए, सबसे अच्छा तरीका सोने का है बाईं साइड सोइए, और बाईं साइड सोने वाले व्यक्ति को गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कमर दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बेस्ट तरीका। अच्छा, और मुझे बताइए, जैसे ही हम आँख खोलते हैं तब हम योग कैसे शुरू करते हैं? देखिए, सुबह उठने के बाद पहले तो आँख खोलनी नहीं है। फिर तो सोते जैसे ही आप सुबह उठे, जग गए, हाँ। लेकिन आंखें मत खोलिए जी, थोड़े समय के लिए। मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ, अपनी कक्षाओं में भी कहता हूँ, योगा के कैंप में भी कहता हूँ, जहां भी जाता हूँ मैं बोलता हूँ, सबसे पहले सुबह उठिए अपने बिस्तर पर। जैसे ही आपको लगा कि अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है, या उठना चाहते हैं अलार्म से ही सही, तो सबसे पहले ना मोबाइल देखना है, ना टीवी देखना है, ना न्यूज़पेपर पढ़ना है, ना पत्नी को आवाज़ लगानी है, ना पति को आवाज़ लगानी है, ना बच्चों को आवाज़ लगानी है, छोटे हैं तो ना माँ बाप को आवाज़ लगानी है। सबसे पहले उठिए और मंद मंद मुस्कुराइए।
पहला काम आप मुस्कुराने का करिए। इससे आपके दो कार्य होंगे। पहला, आपके चेहरे की 24 मसल्स, 24 मसल्स जो हमारे फेस पर हैं वो एक्टिवेट होंगी, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन होगा हाँ। जब आप सुबह सुबह मुस्कुराएंगे। अच्छा, एक व्यक्ति बैठा है और उसका चेहरा तना हुआ है, तनाव में, स्ट्रेस में है, क्या अच्छा लगेगा आपको? ना, बिल्कुल नहीं। आप उससे बात करना भी पसंद नहीं करोगे। ट्रू। और एक व्यक्ति हंसता है, मस्ती करता है, हर समय उसके चेहरे पर एक लालायित पूरा उसकी लालिमा उसके चेहरे पर झलकती है, तेज झलकता है, तो उसके साथ आप बैठ के बात भी करोगे, अच्छा भी लगेगा, उसकी तरफ खिंचोगे आप। तो जब सुबह जब व्यक्ति उठेगा तो वो जैसे ही मुस्कुराएगा उसका चेहरा चमकने लगेगा और वो खिल उठेगा। एक काम तो ये अच्छा हो गया, और दूसरा, पहला काम अच्छा हो गया। आपने मोबाइल उठाया, मोबाइल में देखा, मैंने रात को मैसेज किया था सोहित जी को कि सुबह किस समय तक आएंगे, सोहित जी का जवाब नहीं आया। तो आपने जैसे ही पहले सुबह मोबाइल चेक किया, मेरा कोई जवाब वहां पर नहीं है, तो आप तनाव में आ जाओगे। बिल्कुल। टीवी खोलते हो तो पहले ऊपर न्यूज मिलेगी कि 2 आतंकवादियों ने यहां हमला किया, कोई और न्यूज मिलेगी कि यहां 2 गाड़ियों की टक्कर हुई, तीसरी कोई और न्यूज मिलेगी, कोई पॉजिटिव चीज नहीं मिलेगी। आप सुबह उठ करके आस्था चैनल नहीं लगाओगे, संस्कार चैनल नहीं लगाओगे, कोई भजन का चैनल नहीं लगाओगे। आप सुबह उठ करके सबसे पहले न्यूज देखोगे, देश सुरक्षित है कि कुछ हो गया। तो दूसरा हम क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर में भी ऐसी खबरें मिलती हैं जी कि कहीं ट्रॉली पलटी, 4 मरे। तो जब इस तरीके की न्यूज हम सुबह लेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे अंदर क्या जाएगी? नेगेटिविटी जाएगी पूरी तरह से। तो जब मुस्कुराएंगे तो चेहरा भी खिलेगा, 24 मसल्स एक्टिवेट होंगी, और दूसरा, आपका पहला काम अच्छा हो जाएगा। तो ये भी हास्यासन, ये भी योग है। उसके बाद फिर आपको अपने हाथों को ऐसे रब करना है, अच्छे से रब करना है, जितना ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हो करिए, और उसके बाद अपनी आंखों के ऊपर इस तरह से लगाइए, और आंखों को हाथों के अंदर ही अंदर खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। 1 मिनट का ये लगभग समय लगेगा, और धीरे धीरे अपनी आंखों को लाइट में लेकर के आइए। मैं तो ये कहता हूं कि छोटे बच्चों को खासकर, आजकल क्या करते हैं, बच्चों को जगाने के लिए सबसे पहले लाइट ऑन कर देते हैं। बिल्कुल, कि अब लाइट ऑन होगी तो बच्चा उठ जाएगा, स्कूल भेजना है उसको। आप खुद सोचो, अभी आप इस समय पर बैठ करके 1 मिनट के लिए आंखें बंद करोगे और फिर एकदम से आंखें खोलना, कितना प्रेशर आपकी आंखों के ऊपर पड़ेगा। एकदम ऐसा लगेगा कि अरे, जब हम कहीं अंधेरे से एकदम धूप में जाते हैं तो कितना प्रेशर आंखों के ऊपर आता है। कारण भाई, आंखें बंद की, वो शांत हो गई, शिथिल हो गई, ब्लड सर्कुलेशन भी बिल्कुल वहां पर रुक गया है, और एकदम से उसको दोगे। एकदम तो कभी देना ही नहीं है। आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, खासकर जो आंखों से ब्रेन को सिग्नल देती है, वो सबसे ज़्यादा वीक हो जाती है, और उस कई बार नर्व सूख जाती हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि धीरे धीरे लाइट जलाओ। कोई छोटी लाइट ऑन करिए, या बिना लाइट करे ऑन किया, बाहर निकल करके आ जाइए, रूम से बाहर आ जाइए। तो ये भी एक योग का पार्ट है, क्योंकि ये जीवन प्रबंधन है, ये लाइफ मैनेजमेंट है, ये योग का हिस्सा है। तो सुबह उठ करके आप ये दूसरा आंखों के लिए कर सकते हो। तीसरा, आप अपने मुंह की लार, जिनकी आई साइड वीक हो चुकी है, उनके लिए भी मैं बता देता हूं। वो राजीव दीक्षित जी इस विषय में बोलते थे जी। ये रात को तो मुंह को अच्छे से साफ करके सोइए, और सुबह फिर जब उठेंगे तो सबसे पहले अपनी जो मुंह की लार है, उसको, जो सलाइवा है, उसको अपनी आंखों के अंदर काजल की तरह लगाइए, तो आंखें आपकी काफ़ी हद तक ठीक रहती हैं। आंवले का सेवन करिए, सुबह नंगे पैर घास पर चलिए, और जितना आंवला, 1 आंवला या 2 आंवला तो प्रत्येक व्यक्ति को खाना ही चाहिए। आंवला नहीं खा सकते तो कम से कम 1 नींबू प्रतिदिन शरीर के अंदर जाना चाहिए। विटामिन सी मिलेगी, इम्यूनिटी बनी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उससे बनी रहेगी। जी जी। तो अच्छा, आपने आंवले का बताया, लोग सुबह उठ के लहसुन भी खाते हैं। अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है, ब्लॉकेज को खोलता है। मैंने भी कम से कम 40 दिन, महीने, साल में 40 दिन में खाता हूँ। अच्छा। जैसे अभी मैं 15 नवंबर से स्टार्ट करूंगा, और नवंबर और फिर दिसंबर पूरा सर्दियों में चलेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मेरी कोई ब्लॉकेज भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है। और उसके बारे में क्या बताएंगे, जो लोग सुबह उठ के गर्म पानी लेते हैं, नींबू शहद लेते हैं? देखिए, सुबह उठ करके गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि इसके बाद यही क्रिया आती है कि जो व्यक्ति सुबह उठ करके, अब हमारी आंतें हैं बिल्कुल शांत पड़ी हुई हैं, शिथिल हैं, रात को सो गए, खासकर एसी में सोए, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे हम उठेंगे,
भाई अंदर का टेम्परेचर तो कहीं ना कहीं एक उतना ही बना रहता है स्टमक का। उठे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सबसे पहले फ्रिज खोलते हैं और बोतल उठाते हैं और पानी पीते नहीं है, डालते हैं, जैसे टंकी में डाला जाता है, गट गट गट। सुबह उठिए 1 या 2 गिलास या 3 गिलास, मैं लगभग 2 से 3 गिलास पानी पिछले 20 से 22 वर्षों से पी रहा हूँ प्रतिदिन। कोई दिन मेरा चूकता होगा कहीं मैं ऐसी जगह फंस जाऊं कि जहां मुझे गर्म पानी ना मिल पाए, वहां भी मैं फिर नॉर्मल या ताज़ा पानी पीता हूं। तो गुनगुना पानी बहुत लाभकारी है, और दिन में 1 या 2 बार तो चाय की तरह तेज गर्म पानी भी पीना चाहिए। अच्छा, वो आपके वहीं, क्योंकि सारी बीमारियां तो स्टमक, आंतों से, पेट से ही शुरू होती हैं। और जब आप पानी पीते हो तो जो आप कई बार कचरा खा लेते हो वो उसको भी साफ करता है। आजकल क्या करते हैं, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, उसके बाद क्या 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 लेंगे साथ में? कोल्ड ड्रिंक। क्या करेगी वो? कि जी ये काटेगी। हाँ, वाकई में काटेगी वो आंतों को। वो आपके खाने को नहीं काटेगी, वो आपको ही काट देगी। तो फिर एक हमारे गुरुजी हैं, वो कहते हैं कि अगर भाई कोई पिज्जा बर्गर नहीं मानता खाने से, तो उसको कहो कि तेज गर्म पानी पी लिया करे। कम से कम 50% तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाले हैं आपके स्टमक के ऊपर, वो तो नहीं पड़ेंगे। कहीं ना कहीं वो पानी जरूर उस चीज को काटेगा, क्योंकि पानी आपका आंतों को नहीं काटेगा, लीवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, स्टमक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी पे, लोग कहते हैं खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, आप कह रहे हो गर्म पानी पी लो। मैंने कहा खाना खाने के बाद पानी मत पियो, खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी पी सकते हो। अच्छा, 1 गिलास नहीं। ये जो पानी की हमने चर्चा की है, ये 2-3 गिलास की, ये सुबह उठ करके फ्रेश होने से पहले की है। हाँ। लेकिन जो दूसरी चर्चा हमारी बीच में आई खाने के बाद, वो 1 कप तेज गर्म पानी चाय की तरह सिप सिप करके पीना, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो वो ऐसे ही करेगा जैसे आप ऐसे समझिए हमारा ये पेट है और एक मिक्सी है, मिक्सी को और स्टमक को एक जगह आप रख दीजिए। मिक्सी के हमने 3 पार्ट बनाते हैं। कोई भी आप अपने घर में मिक्सी चलाओ, उसमें आधे में तो वो पदार्थ डालते हैं जिसको हमें पीसना होता है, उसके आधा हिस्सा बचा, उसके 2 हिस्से बनाते हैं, उसमें एक हिस्से में पानी डालते हैं और जो एक हिस्सा बचा उसको एयर के लिए खाली रखते हैं और फिर उसके बाद पीसते हैं। तो सही तरीके से पिस जाता है। यदि पूरा ऊपर तक भरोगे तब भी नहीं पिसेगा। तो ऐसे ही समझिए आप अपने स्टमक को कि यानी खाने की क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है, क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, गुणवत्ता का भी ध्यान रखना है और समय का भी ध्यान रखना है। अब हमने अगर पेट में 1 कप पानी अगर गया है तो वो आपको लुब्रिकेशन का काम करेगा। यानी आपने कभी कोई हार्ड खा लिया है या आपने कोई हैवी खा लिया है तो वो उसको डाइजेस्ट करने में लाभ ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि जो व्यक्ति, अब जैसा आपने पढ़ा होगा कि खाना खाने के आधा घंटे बाद पानी पीना चाहिए, ज्यादातर ये पढ़ा होगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा हमने इसको मॉडिफाई किया है। खाना खाने के बाद आधा घंटे बाद तो पानी वो पिए जिसका फिजिकल वर्क ज्यादा है, जिसको खाना खाने के तुरंत बाद ही किसी काम पे जाना है, रिक्शा चलाना है, जिसको कोई और मेहनत करनी है, किसी को कोई सेवा करनी है, चलना है, फिरना है, तो वो तो आधा घंटे बाद पिए। लेकिन खाना खाने के बाद जिसको 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठ करके काम करना है, उसको 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। क्यों? क्योंकि उसके खाने को डाइजेस्ट होने में जब पानी की आवश्यकता पड़ेगी वो 1 या 1.5 घंटे बाद पड़ेगी, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जो डाइजेशन है वो स्लो तो काम कर रहा है, क्योंकि खाया और बैठ गया है वो, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ चल नहीं रहा है, कुछ नहीं शरीर में, तो वो कहीं ना कहीं उसको 1 से 1.5 घंटे बाद उसको पानी पीना चाहिए। इसमें हमारा विचार ये है। जो सुबह हम योग स्टार्ट करते हैं जी, तो उससे पहले पानी पीना चाहिए, फ्रेश होने से पहले पानी पीना चाहिए। जो व्यक्ति, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और मैं आपको बताऊं, कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने लगभग 10 वीडियो बनाई हैं और कोई भी वीडियो 10 मिलियन से नीचे नहीं है। अच्छा जी। 20, 30, 40, 50 मिलियन तक भी वीडियोज हैं और लोगों के हजारों में कमेंट आते हैं कि जब से हमने ये करना शुरू किया तब से हमारी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो गई। तो मैं आपको बताता हूँ, सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद बैठ करके, उखड़ू बैठ करके, कागासन या मालासन बोलते हैं, उस पर बैठ जाइए। घुटने में दर्द हो, चेयर कुर्सी के ऊपर भी बैठ करके 2 गिलास 3 गिलास गुनगुना या ताजा पानी आप पीजिए और फिर खड़े होकर के ताड़ासन करो, यानी बॉडी को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करो और फिर त्रियक ताड़ासन करो और फिर कटी चक्रासन करो। 3 आसन जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठ करके करेगा उसको कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी, और जिनको कब्ज की समस्या है वो भी 5 से 7 दिन में दूर हो जाएगी। 5-7 दिन में? बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा खुद का आजमाया हुआ और हमारे जिन लोगों को हम बताते हैं उनकी जो फीडबैक आती है वहां से हम उसके आधार पर, अनुभव के आधार पर आपको इसको बता रहे हैं।
लेकिन जिसकी 10 साल पुरानी कब्ज है, 15 साल पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेंगे। और साथ में रात्रि का जो खाना खासकर खाते हैं उसको चबा चबा करके, जितना का खाना तो सारा ही चबा चबा के खाना है, परंतु रात को यदि खाते हो तो चबा चबा करके, यानी घोल करके बिल्कुल पीना है खाने को। और यानी दांतों का काम आंतों से लेते हैं हम लोग, तो वो भी एक कब्ज का कारण बन जाता है। और समय पे पानी पीना है, समय पे आपको जितनी आवश्यकता है उतना पानी, 4-5 लीटर जितना पानी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, कम से कम जो एसी में रहते हैं वो पानी कम पीते हैं, 4-5 लीटर पानी भी पीना है, और कब्ज की समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया बताया आपने। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि यह होता क्या है कि कई लोगों के कमेंट आते हैं कि अरे गुरुजी अब टॉयलेट जाने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? हाँ, ऐसे कमेंट आते हैं, अरे आपने तो इतना लंबा काम बता दिया, मतलब लिखते तो पता ना क्या क्या है, मैं तो एक शुद्ध तरीके से बता रहा हूँ, तो इतना मेहनत करनी पड़ेगी क्या? अरे गुरुजी हमारी तो टॉयलेट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये उनके लिए है जिनको कब्ज की समस्या रहती है। अब जिनको सुबह उठते के साथ अलार्म लगता है, पानी की जरूरत नहीं पड़ती, तो कोई बात नहीं, आप सीधे टॉयलेट जाइए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, उसके बाद अपने योगा, आसन, प्राणायाम, रनिंग, जॉगिंग जो भी आप करना चाहते हो करिए। पहला आसन हम सुबह करते थे जब हमारे इंडियन टॉयलेट होते थे, बैठ के हम फ्रेश होते थे। आज के टाइम में कुर्सियां मिल गई हमें। ये भी एक कब्ज का कारण है, ये भी एक गैस एसिडिटी का कारण है। जब ये जो मालासन मैं बता रहा हूं आपको, ये वही आसन है। जब बैठ करके आप टॉयलेट करते हो ना, मैं तो सब जगह बोलता हूं और आज भी बोल रहा हूं कि आप अपने घर में कितने भी मॉडर्न हो जाइए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितनी भी वेस्टर्न टॉयलेट आप लगवा दी, पर एक टॉयलेट हम जैसे लोगों के लिए अपने घर में हिंदी की जरूर लगवाना। मैं सबसे पहले मैं किसी चाहे 5 स्टार होटल में जाऊं, मैं किसी 10-20 हजार करोड़ के व्यक्ति के घर में जाकर ये पूछता हूँ कि रात्रि विश्राम करना होगा, भाई हिंदी टॉयलेट है कि नहीं है, या गुरुजी हिंदी तो नहीं है। तो एक आध बार मुश्किल से, फिर उस दिन पता चलता है कि हाँ आज गड़बड़ हुई है। मेरा खुद का अनुभव है। आप हिंदी टॉयलेट का प्रयोग करिए, आपकी देखो हमारी नर्व होती है, सीधा कनेक्शन है पेट से, और जब बैठते हैं ना तो ये पूरा जो आपका रेक्टम का मलाशय का एरिया है, ये पूरा पूरा फ्रेश होगा, आपका अच्छी तरह से पेट साफ हो जाता है। लेकिन मैं रोकूंगा आपको, लेकिन लोग बोलते हैं कि भैया आज के टाइम में घुटने इतने खराब हो गए हैं कि भैया बैठ गए तो उठ नहीं पाते वो। देखो, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। यहाँ जिसके घुटने खराब हुए हैं उसके घुटने कोई 20-30 साल की उम्र में तो खराब नहीं हुए होंगे। आपको पता है आजकल के छोटे बच्चे नीचे उखड़ू नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनको नीचे बैठाने की आदत ही नहीं है, उनको आलती पालती मारने का नहीं पता है। अरे हम बचपन में जब गांव में थे तो टाट पट्टी पे आलती पालती मार करके पढ़ते थे। उसके बाद हमारे तो गुरुकुल में भी कुर्सी मेज नहीं थी, हम तो वहां भी नीचे टाट पट्टी पर पढ़ते थे। हमने ग्रेजुएशन तक टाट पट्टी पे पढ़ाई की है जी। अब तो हमारे गुरुकुल में भी कुर्सियां लग गई, परंतु दिन में उन बच्चों को 10-20 बार नीचे बैठाया जाता है। उनके पेल्विक इतना स्टिफ, उनके हिप जॉइंट्स स्टिफ हो चुके हैं, उनके एंकल स्टिफ हो चुके हैं, वो नीचे वज्रासन क्या, आलती पालती क्या, सुखासन क्या, पद्मासन तो भूल जाओ, नहीं लगा सकते। और जो मालासन है उसमें बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है, उनको तो इंग्लिश टॉयलेट का पता है। फिर भैया आगे चल के तो बीमारियां आएंगी। जब पेट खराब होगा तो सारा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। अब जिनके घुटने में दर्द हो गया है, तो मैंने कहा कि विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, उस स्थिति में आपको अपने लिए साधन, जो इंग्लिश टॉयलेट है या जो दूसरा साधन है, उसका आप प्रयोग करके आप कर सकते हो। लेकिन जब घुटने ठीक हैं तो तब तो आपको हिंदी टॉयलेट का प्रयोग करना ही चाहिए ना। ये देन में सोशल मीडिया की आ गई है, फोन बड़ा आराम से देखा जाता है कुर्सी पे बैठ के। पहले अखबार पढ़ते थे लोग, पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, परंतु अभी मोबाइल चलाते हैं। और जब पता चलता है कि अरे तूने तो आधा घंटा लगा दिया टॉयलेट के अंदर, बिल्कुल, एक रील देखने के बाद 50 रील देखने में पता नहीं चलता है समय का। उसके बारे मैं एक दिन इस चीज को महसूस किया। मैंने देखा कि मैं एक किसी की कोई रील आई, मैं उसको देखने लगा, कॉमेडी रील थी, और उसके बाद मैंने अगली देखी, फिर देखी, मुझे कहीं जाना था, मैं बोला ये 45 मिनट निकल गए। और ये तो मगर ये हम जैसे लोगों के साथ भी हो सकता है, तो ये तो पब्लिक जो मोबाइल में घुसी पड़ी उसके साथ क्या होगा। मैं तो फिर भी मोबाइल को कम चलाने की कोशिश करता हूँ। ये तो अपनी वीडियोस पे काम करते हैं या अपनी वीडियो को देखते हैं, या फिर बहुत मुश्किल से दूसरों की वीडियो देख पाते हैं। हमें पता ही नहीं है देश में कौन वायरल है कौन नहीं है। योगी जी, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोबाइल फ़ोन बैठ के भी देखेंगे, लेट के भी देखेंगे, हर पोजीशन में देखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम भी बहुत आ रही है। किसी की गर्दन झुक गई है, किसी को कुछ हो गया।
योग कैसे बचा सकता है हमें इससे? देखिए, इसमें भी आपको ना, मोबाइल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, इसको अबे फेंक तो सकते नहीं है, बिल्कुल नहीं। दूर हो ही नहीं सकते। भाई मैं कहूँ कि मोबाइल मत चलाओ तो मेरी वीडियो कैसे देखोगे? ट्रू, मुश्किल हो जाएगी। सच्चाई है। और ये बात भी आप मोबाइल पे ही सुनेंगे या मोबाइल पे ही सुन रहे हैं, तो अब सावधानी रखनी है। आप एक तो इसके यूज करने के तरीके को समझिए। आप जब आगे गर्दन को जितना भी झुकाएंगे, आप इतना झुका रहे हैं तो आप अपनी गर्दन पे आप 10 किलो वेट ले रहे हैं, इतना झुका रहे हैं तो 20 किलो ले रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं तो 30 किलो ले रहे हैं। अगर पूरा देखें तो 50 किलो वजन आप यहां रख रहे हैं कि आप जैसे 50 किलो वजन आपने सर के ऊपर उठाया हुआ हो। एक तकिया तो गर्दन के दर्द का बड़ा कारण पहले से रहा है, आज के समय में मोबाइल सबसे बड़ा कारण बन गया। देखो, ऑफिस में लैपटॉप एक मजबूरी है, कंप्यूटर मजबूरी है, बिल्कुल। उसके बाद मोबाइल। मोबाइल उतना मजबूरी नहीं है जितना हम यूज करते हैं। वही मैंने अभी कहा कि रील स्क्रॉल करते करते घंटे 2 घंटे मोबाइल, और बाद में पता चलता है ये तो अकड़ गया, ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा है, स्टिफनेस हो गई है। इसका तरीका सीधा सीधा ये है कि आप कोशिश करिए कि एक तो अपने सामने मोबाइल को रखो जिससे गर्दन आपकी ना झुके। दूसरी चीज, आप चलते हुए कभी भी मोबाइल मत चलाइए। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब चलेंगे रोड पे या घर में वॉक भी कर रहे हैं तो मोबाइल को चलाते, वो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं आप। एक बार को बैठ के मोबाइल चला रहे हो तो गर्दन कम झुकी है, लेकिन जब आप वॉक कर रहे हैं उस समय पे आपकी गर्दन पूरी तरह से नीचे को है, क्योंकि आपको नीचे भी देखना है, और बीच में एक बार ऊपर देखेंगे फिर नीचे देखना शुरू कर देंगे, तो वो आप गर्दन के लिए बिल्कुल जहर का काम कर रहे हो। उपाय इसका यही, एक तो सामने मोबाइल रखो, दूसरा नेक की कुछ एक्सरसाइज करो। ये ऊपर नीचे और साइड में, ये बिल्कुल इजी सी, बिल्कुल सरल सी एक्सरसाइज है। ये सब कर लिया करो कम से कम 20 30 बार, जितना हो सकता है। एक और तरीका मैं बताता हूं, मोबाइल चलाए बिना हम रुक नहीं सकते, आपके खून में बस चुका है कि मोबाइल मुझे रील देखनी है या कुछ जरूरी काम भी होते हैं। तो खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद की कहानी है, तो आप उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके हाथों को ऐसे रख लीजिए, एक आसन क्रिया भी होती है योग में, और उसके बाद फिर ऐसे आप मोबाइल को चला लीजिए, तो फिर गर्दन के ऊपर नहीं आएगा और स्पाइन के ऊपर नहीं आएगा। यदि आप खाना खा के लेटेंगे फिर मैंने आपको बताया वो नुकसान करेगा। तो एक तरीका ये हो सकता है। बाकी सावधानी आपको रखनी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मोबाइल का यूज करो परंतु थोड़ा कम करो, जितना आप कर रहे हो उससे आधा घंटा कम करिए, फिर 1 घंटा कम कीजिए। जरूरत इसके ऊपर डिपेंड मत होइए, ये हमारी जरूरत है, लेकिन आप इसकी जरूरत मत बनिए, या इसको आप अपने मन के ऊपर आरूढ़ मत होने दीजिए कि नहीं इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। कई बार होता है ना, आप कहीं चले जाओ और मोबाइल छूट जाए, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गायब है जिंदगी, जीवन अधूरा हो जाता है। जीवन अधूरा हो जाता है। हाँ। मैं तो कई बार अपने मोबाइल को घर में छोड़ के पूरे दिन के लिए भी निकल जाता हूँ। किस्मत वाले हो आप। मैं छोड़ देता हूँ। मैं अभी कहीं हिल स्टेशन पर जाता हूँ तो ऐसी जगह जाने की कोशिश करूँ नेटवर्क ही ना मिले। बड़ा सुंदर टाइम था ना पहले वाला, लैंडलाइन वाला। एक बार सुबह निकल गए तो आदमी वेट करता था, अच्छा 6 बजे का टाइम है तो 6 बजे तक कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अपना जीवन जी रहे हैं। एक कवि हुए हैं अभी विकास त्यागी हापुड़ के जी, वो उनकी कविता में सुनता हूँ, वो कहते हैं कि हम तो खैर उस दौर के लोग हैं जब हमारी माँ को मोबाइल के विषय में पता नहीं था, जब हमारी माँ मोबाइल नहीं देखती थी, और आज का दौर है कि गर्भावस्था के दौरान फुल समय मोबाइल चलाएंगी, पूरी तरह मोबाइल देखेंगी, और फिर बाद में बच्चे से चाहेंगे कि वो राम बन जाए। शुरू में जहां गर्भ संस्कार उसको मिलने चाहिए, जब गर्भ में बच्चा होता है तो माँ को पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अगर मोबाइल भी चलाते हो तो उसमें क्रांतिकारियों को सुनना चाहिए, भगवान राम की कथा को सुनना चाहिए, भगवान रामायण महाभारत को देखना चाहिए। लेकिन उस समय पर वो उल जुलूल रील्स देखेंगे और उसके बाद बच्चे से ये उम्मीद करेंगे कि वो बच्चा बड़ा होकर के हमारा कोई बड़ा उद्योगपति बने या बड़ा बिजनेसमैन बने या भगवान राम की तरह बने या कोई बड़ा मोदी जी की तरह बन जाए, स्वामी रामदेव जी की तरह बन जाए। तो फिर ये उम्मीद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको संस्कार तो गर्भ से ही मिल जाते हैं। तो मोबाइल के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। मोबाइल हमारे जीवन की आवश्यकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से मोबाइल के बिना जी ही नहीं सकते। मुझे याद है लगभग 1999 या 98 की बात है, जब मोबाइल शहरों में तो आया था, ये हो सकता है और थोड़ा पहले की बात हो। मेरे चाचा जी खेत में
चारा काट रहे थे, जो बाजरा ज्वार होती है हमारे यहाँ, तो वो काट रहे थे। तो मैं उनके साथ साथ पीछे पीछे खेल रहा था, ऐसे ही मुझे ले गए, बुग्गी गाड़ी होती है उसमें बैठा के। तब मेरे चाचा ने मेरे से कहा कि सोहित, एक समय ऐसा आने वाला है कि जब एक ऐसा मोबाइल आएगा, ऐसा फोन आएगा कि उससे हम खेत से घर और घर से खेत में बात कर सकते हैं। तो वो बात कर रहे थे वॉकी टॉकी की केवल। तो मैंने कहा चाचा ये तो आप बढ़िया रहेगा, खेत में काम करेंगे, घर फोन कर दिया करेंगे, खाना भेज दो। हाँ। और आज का समय देखो, वो दौर हमने अभी देख लिया कि आज मोबाइल जो है हर किसी की पॉकेट में 2-2 मोबाइल है, 4-4 सिम यूज कर रहे हैं, इंटरनेशनल नेशनल कहीं भी बैठे हो, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप, सब कुछ उसके अंदर है। घड़ी उसने खत्म कर दी, अलार्म उसने खत्म कर दिया, क्या क्या चीज कहूँ, टीवी उसने खत्म कर दिया, फोन बुक उसने खत्म कर दी, डायरी उसके पास चली गई, सब कुछ तो उसने ले लिया। आपके निर्भर हो गए ना उस पर पूरी तरह से। पहले मुझे याद है जब शुरू में फोन आया था तो लगभग 50 से 60 नंबर मुझे याद थे, और वो आज भी याद है अपने घर के कुछ दोस्तों के। और अब मुझे मेरा सेकंड नंबर याद नहीं है। नई जनरेशन से पूछो ना, अपना खुद का नंबर याद नहीं है। तो खैर हम मोबाइल की ओर नहीं जाना चाहते। तो अपने नेक पेन, सर्वाइकल, शोल्डर के पेन के लिए आप थोड़ा मोबाइल को कम यूज करो, या फिर उसको बिल्कुल सीधा। ऑफिस में बैठने वाले भी जो अपने लैपटॉप है उसको अपने चेस्ट के सामने रखो, चेयर को थोड़ा नीचे रखो, जिससे कि आप ऐसे झुक के काम ना कर पाओ। ऐसे झुक के काम करना ही आपकी गर्दन की समस्या है। सीधे रहिए और थोड़ी एक्सरसाइज, योग करिए, तो ये कोई समस्या नहीं, दूर हो जाएगी। योग के बारे में ना सबसे बड़ी धारणा है, जहाँ योग है वहाँ फैट नहीं, जहाँ फैट है वहाँ योग नहीं। इस मोटापे से कैसे बचाता है योग? देखिए बहुत सारे योग करने वाले भी, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत सारे योग करने वाले भी फैट लेके घूम रहे हैं, विरले दिखते हैं लेकिन। हाँ, लेकिन आपको देखो हाँ मतलब कम है। हमारे मोहित जी भी उधर बैठे हैं, तो वो बिल्कुल स्लिम ट्रिम है। और मेरी एज के अकॉर्डिंग मुझे बहुत लोग कम से कम, मेरी एज के अकॉर्डिंग मुझे कम से कम 6 से 7 साल एज कम बताते हैं। बिल्कुल, कारण मोटापा ही है सबका। जो व्यक्ति मोटा है, मेरी एज के जो लोग हैं, उनके साथ जब मैं बैठता हूं तो मैं उनको कई बार अंकल जी बोल देता हूं। जो सामान्य जिंदगी जिन्हें, किसी का पेट निकला हुआ है, कोई 70-80 किलो का है, कोई 90 किलो का है, हाइट कम है, कोई 100 किलो का हो रखा है, पेट पूरी तरह से बाहर है। मैंने कहा संतुलित युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जो संतुलित भोजन करेगा, समय पे भोजन करेगा, अपना प्रतिदिन योग अभ्यास करेगा, सही चीजों का खान पान रखेगा, तो वो वजन उसका बढ़ेगा ही नहीं। मैं सामान्य व्यक्ति के लिए भी बोल रहा हूं, योगाचार्य तो फिट रहेंगे, उनकी मजबूरी है। मेरी मजबूरी भी हो सकती है कि मुझे वीडियो भी बनानी है, मुझे लोगों को योग सिखाना भी है। अगर मेरा ही पेट निकल जाएगा, मुझसे कौन योग सीखेगा? लेकिन अब योग कर रहे हैं तो फिर पेट निकलेगा क्यों? नहीं, योगाचार्य का भी निकल सकता है। यदि मैं आपको बताता हूँ, ये भी एग्जाम्पल देता हूँ। कोरोना में मैं गांव चला गया, और गांव में चूल्हे की रोटी, रात को आधा लीटर 1 लीटर दूध, और सुबह सुबह चटनी से फिर रोटी, 3 टाइम, सुबह 3-4 रोटी, दोपहर को 3-4 रोटी, रात को 3-4 रोटी, और चटनी, मक्खन, घी, दूध, और गंगा हमारे गांव के बिल्कुल बराबर में, जीवन का आनंद। और गंगा में लेटते थे शाम को जाके। मतलब मेरा 90 किलो वजन हो गया, और मैक्सिमम फैट मेरे पेट पे आ गया था। कोरोना में योग भी बंद और मौज मस्ती चालू, क्योंकि गांव में रहने का अवसर मिला था 2 महीने के लिए। 90 किलो वजन हो गया था मेरा। अब मुझसे कौन योग सीखेगा उस स्थिति में? मैं उस समय के अपने फोटोज देखता हूं तो मुझे अपने आप को लगा मैं योगाचार्य हूं। मैं भूल गया कि मैं योगाचार्य भी हूं। तो आप अपना ही बताइए ना, कैसे कम किया फिर उसको? मैं यही तो, अब मैं आज के समय में भी मैं 24 घंटे में 2 रोटी खाता हूं। 8 क्लास होती हैं, 8 में से 2 क्लास तो मैं खुद करता हूं, एक सुबह एक शाम, बाकी कराता हूं। कुछ एक्सरसाइज उनको करके दिखानी होती है, बाकी उनको कराता हूं। कुछ क्लास में मैं खुद अपना योगाभ्यास करता हूं। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है मेरा, मैं केवल 2 रोटी खाता हूं, वो भी दोपहर में। मैं अभी जो घर से आज 10 बजे निकला, तो मैं घर पे 2 रोटी खा के निकला हूं। अब मैं शाम को जाऊंगा तो मैं केवल 1 गिलास दूध, या ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कोई दलिया, या घर में कोई मूंग की दाल की खिचड़ी, कुछ ऐसा कोई लाइट बना होगा तो मैं लूंगा, और वो भी मैं 8 बजे के बाद नहीं लूंगा। तो ये सबसे बड़ा है। आप एक बार को रनिंग मत करिए, जॉगिंग मत करिए, योग मत करिए, पर खान पान को आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। जितनी कैलोरी आप ले रहे हो, अगर आप उतनी बर्न नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मोटा होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा एक चीज बताओ, मेरे गांव के अंदर, या एक रिक्शे वाले को देखो आप,
आपने रिक्शे वाला कोई मोटा देखा है? एक आध कोई अपवाद में होगा जिसको कोई बीमारी हो गई होगी, वरना जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा है उनकी डाइट आप सुनकर अचंभित हो जाओगे। मेरे एक जानने वाले हैं, वो दिन की 18 से 20 रोटी खाते हैं। मैंने एक दो जगह उनका नाम ले दिया, वो थोड़े नाराज हो गए मेरे से तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो दिन की 18 से 20 रोटी गाँव की खाते हैं। उनका 1 ग्राम शरीर पे एक्स्ट्रा फैट नहीं है। उतनी एक्सरसाइज भी नहीं हो रही ना अब, लेकिन हाँ वही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो खेत में जाते हैं, कहीं मेहनत करते हैं, इतना फावड़ा चलाते हैं, दिन भर सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते हैं, रात को 10 बजे सोते हैं। तो खाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर को हिलाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं तो ऐसे ही जीवन जीऊंगा, नहीं तो फिर आप जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति ज्यादा खाना चाहता है तो उसे कम खाना पड़ेगा, और जिसे जो कम खाना चाहता है उसे ज्यादा खाना पड़ेगा। वो ये भी कहते हैं ना कि सुबह आप जी भर के खाओ। वो भी समय चला गया, अब वो भी चला गया। सुबह राजा महाराजों की तरह खाइए, दोपहर को युवराज की तरह खाइए, रात को भिखारियों की तरह खाइए। चला गया समय। सुबह ये उनके लिए था जो दिन भर मेहनत करते थे। अब जिसको सुबह उठने के बाद, जो एक व्यक्ति सुबह 8 बजे उठा है ले दे के मुश्किल से उठाया गया है, वो टॉयलेट में गया, उसने 2-3-4 पराठे खाए, उसके बाद लिफ्ट ली, गाड़ी में बैठा, ऑफिस पहुंचा, वहां बैठ गया, ऑफिस से फिर उठा, दोपहर में फिर उसने लंच किया, फिर शाम को गाड़ी से लिफ्ट में आया ऊपर, और फिर 2-3-4 रोटी खाई, फिर सो गया। या रात का खाना छोड़ दे, रात का खाना छोड़ दे तो बहुत अच्छा है, परंतु अब वो समय नहीं है। ये उनके लिए जिन्होंने मेहनत करते थे भाई, सुबह भी उसको उपमा खाना पड़ेगा, पोहा खाना पड़ेगा, उसको फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, उसको मल्टीग्रेन दलिया खाना पड़ेगा, उसको सुबह उठ करके नाश्ते में फ्रूट्स लेने पड़ेंगे या स्प्राउट्स लेने पड़ेंगे। अब उसको हेल्दी चीज़ें लेनी पड़ेंगी क्योंकि उसका वर्कआउट है ही नहीं। ये आप जिनकी बात कर रहे हो ना, शहर में 99% लोगों की बात कर रहे हो आप? हाँ, 99% लोग तो हैं ही, हो सकता है थोड़े और 0.9 और कर दो। हाँ, क्योंकि भाई मेहनत तो अब बची किसकी है? अब तो रिक्शे वाले भी नहीं दिखते हैं। हाँ, अब तो वो भी ई रिक्शा चला रहे हैं। रिक्शा चला रहे हैं तो मेहनत तो नहीं बची है। हाँ। तो मैंने ये कहा ना, आपको खाना है तो आपको चलना पड़ेगा, खाना है तो आपको शरीर को दौड़ाना पड़ेगा, और तभी आप समोसा, पिज्जा, बर्गर, मैं मना नहीं करता हूं, आप पिज्जा खाओ, आप बर्गर खाइए, आप खाइए जो आप खाना चाहते हो, लेकिन मेहनत करिए। आप चाहो, अब मेरे पास कोई व्यक्ति आया कि मुझे तो वजन कम करना है। अभी हमारा एक शेखर त्यागी हैं हमारी योगा क्लास में, और हमारे ही गांव के हैं। सबसे बड़ी बात, उस लड़के ने 3 महीने में 18 किलो वजन कम किया। कैसे? हमारी योगा क्लास के द्वारा, डाइट प्लान से। ऐसे क्या डाइट प्लान बता? उसने जो हमने उसको प्रॉपर डाइट प्लान दिया, हम पूरा सुबह से शाम तक का एक रूटीन बनाते हैं। हम अपने जितने भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं या जो भी हमारे साथ योग करते हैं, उनका पूरा एक रूटीन बनाते हैं उनके अकॉर्डिंग कि अब तुम इससे इतर नहीं जाना है, अब यही खाना है। अगर उसको कोई व्यक्ति 95% से लेकर के 100% तक फॉलो कर ले, तो जो ये कहता है कि मेरा वजन, मैं जिम कर लिया, एरोबिक कर लिया, जुम्बा कर लिया, रनिंग भी कर ली, मेरा वजन कम नहीं हुआ जी आज तक, और मैं ये कह देता हूं कि तेरा वजन हमारे माध्यम से, इस डाइट प्लान के माध्यम से 100% कम होगा। कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो पूरा दिन सुबह शाम ऑफिस जॉब कर रहे हैं, जिनके पास फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, वो कैसे अपने आप को थोड़ा बहुत फिट रख सकते हैं? सिंपल रेमेडीज, क्योंकि देखिए हम बोले कि वो एक्सरसाइज करें, वो सबको पता है, ये कम खाएं, लेकिन कर नहीं पा रहे कोई। तो आज के टाइम में कैसे वो कुछ? तो फिर तो ब्लूटूथ ऐसा कोई साधन नहीं है कि उनके शरीर से फैट को निकाला जा सके। ये तो हो गई एक्चुअल बात जी। उनको थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा। उनको कम से कम आधा घंटा, वो 24 घंटे में 24 मिनट नहीं निकाल सकते। 20 से 25 सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते। सूर्य नमस्कार का 20,000 सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो भी अपना ही भाई है छोटा, संदीप आर्य। और प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे में से 24 मिनट तो निकालने ही चाहिए। अब वो भी नहीं निकाल सकते तो फिर खाने का बिल्कुल एक तरीके से जीने के लिए उनको खाना है। जैसे सुबह में लिक्विड लेना है, फ्रूट लेने हैं, दोपहर में 1 रोटी के साथ दाल या थोड़ा हरी सब्जी सलाद लेनी है, रात का खाना वो भी त्याग देना है। रात को आइए, दूध पीजिए, सूप पीजिए, मल्टीग्रेन दलिया खाइए, मूंग की दाल की खिचड़ी खाइए,
इस तरह से आपको रात्रि में भी जीना है, क्योंकि अब आप शरीर को नहीं हिला रहे हैं। आपको वही 800 900 1000 कैलोरी से ज़्यादा आप नॉर्मली नहीं कर पाओगे, बल्कि उससे भी आपको नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि आपका सुबह उठे, फिर ऑफिस गए, फिर शाम को आ गए। तो उसका सबसे सरल तरीका यही है कि एक तो नींबू पानी शहद, जिनको नींबू पानी शहद सूट नहीं करता तो नींबू और गर्म पानी में काला नमक डाल के ले सकते हैं जी। दूसरा एलोवेरा आंवला जूस। एलोवेरा आंवला जूस जो सुबह और शाम दोनों समय लेता है, उसका फैट बहुत स्पीड से कम होता है, वेट लॉस होता है। तीसरा नारियल पानी का प्रयोग कर सकते हैं, उनकी त्वचा ग्लो करती रहेगी, इम्यूनिटी बनी रहेगी, शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, ताकत बनी रहेगी। इसके साथ साथ लौकी का जूस, इसके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी पहले पिछले कुछ दिनों हुई, लेकिन लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। वो थोड़ा काट के हल्का चख के देख लो, टेस्ट करके देख लीजिए, तो लौकी कड़वी ना हो। वैसे जनरली कड़वी लौकी मिलती नहीं है, और लौकी में सबसे ज़्यादा जहर पाया जाता है। उसका तरीका है कि उसको काट के पहले पानी में, गुनगुने पानी में उसको आधा घंटा रख दीजिए, उसके बाद उसका जूस निकालिए और उस जूस को आप पीजिए। उसमें काला नमक डाल सकते हो, पुदीना डाल सकते हो, थोड़ा अदरक भी डाल सकते हो, और उसको आप सुबह पीजिए। लौकी के जूस पीने से वेट लॉस होता है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होती है, लीवर की समस्या दूर होती है, और सबसे बड़ी बात कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी दूर होती है। तो लौकी का जूस 1 गिलास मैंने खुद 40 दिन लगातार पिया, तो मुझे खुद को ये बेनिफिट मिला कि मेरा थोड़ा वेट बढ़ा। जैसे अभी क्या होगा कि शादियों का सीज़न शुरू होगा, तो दिन की 2-2 3-3 शादी होंगी, अब ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हो जी, तो कहीं ना कहीं 2-4 किलो वजन बढ़ जाता है। तो मैं अपना शादियों के समय पे ये लौकी का जूस, ये सब चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें शुरू कर देता हूँ, क्योंकि जाओगे, लोग बुलाते हैं, जबरदस्ती खिलाते भी हैं, तो वेट बढ़ता है, अब मेरा भी बढ़ता है। तो उससे हम उसको कवर करते हैं, उसको कम करने का प्रयास करते हैं। तो सबको इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वजन भी नहीं बढ़ेगा आपका, और थोड़ी एक्टिविटी। अब अगर कोई कहता है कि मेरे पास तो समय नहीं है जी, मैं ये बात हर पॉडकास्ट में बोलता हूं कि अंबानी से ज्यादा बिजी नहीं हो सकते, मोदी जी से ज्यादा बिजी नहीं हो सकते, अमिताभ बच्चन से ज्यादा बिजी नहीं हो सकते। सारे सेलिब्रिटी योग करते हैं, सभी के सभी उद्योगपति योग करते हैं, और सब मैक्सिमम पॉलिटिशियन योग करते हैं। तो इसीलिए समय वही 24 घंटे हैं हर किसी के पास, बस आपको निकालना है, उसको मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करके। यानी आप अगर 8 बजे उठ रहे हो भैया, 7:30 उठ जाओ। 7 बजे उठ रहे हो तो आप 6 बजे उठ जाओ। थोड़ा सा नींद को त्यागो ना। जब जो व्यक्ति सुबह सूर्य उदय से पहले उठता है, पता है बहुत सारे लोगों ने सूर्य उदय ही नहीं देखा होगा, आज की जनरेशन तो नहीं देख रही, और सनसेट देखने के लिए जाते हैं हिल स्टेशन, कहीं घूमने के लिए, और ये सनसेट, डूबते हुए सूर्य को क्या देखना है? नहीं, लेकिन उगते हुए सूर्य को देखिए ना। टेक्नोलॉजी आ गई ना, रिवर्स कर देते हैं। अरे हमने तो सनराइज भी देख लिया। हाँ, तो मैं सुबह उठने के ऊपर ना एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि सुबह उठना कितना आवश्यक है, समझ जाओगे आप भी। बताइए। रामायण में एक प्रसंग आता है जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वन को चले गए, और उस समय पर भरत जब अयोध्या आते हैं और उनको पता चलता है कि भैया राम मेरे कारण वन को गए हैं, तो उस समय पर महात्मा भरत बोलते हैं, परमात्मा को स्मरण करते हुए कि हे परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वर, यदि भैया राम मेरे कारण वन को गए हैं तो मुझे वो पाप लगे जो एक ब्राह्मण की हत्या करने वाले को लगता है। दूसरी बात बोलते हैं कि यदि मेरे भैया राम मेरे कारण वन को गए हैं तो मुझे वो पाप लगे जो सूर्य उदय के पश्चात सोने वाले को लगता है। अरे हम सब पापी हैं। अब आप सोचिए कि कौन सा पाप होगा, कैसा पाप होगा। मैं तो खैर इस चीज़ को ऐसे भी मान सकता हूँ कि अगर हम ज़्यादा डेप्थ में न जाके अगर इसको अपने शरीर के ऊपर भी सोचें तो बीमार होना भी सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो एक तरीके का उसके ऊपर पाप ही है। अगर जीवन स्वस्थ नहीं है, सर में दर्द है, या समदोषा समागनिश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ्य विधीयते, यानी आयुर्वेद की जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन है वो ये, जिसकी आत्मा, मन और इंद्रियां प्रसन्न है
वो स्वस्थ है। अच्छा, जब सुबह आप लेट उठते हो, क्या आपको प्रसन्नता मिलती है? कभी नहीं मिलती है। जब सुबह आप 9 बजे उठते हो तो सोचते हो अरे आज आप सोच के जाओ कल सुबह मुझे सूर्योदय से पहले उठना और उठ ना पाओ, तो आपको ग्लानि होगी। ग्लानि होगी। अरे तो आपका मन और आत्मा प्रसन्न नहीं हुए, आपका मन दुखी हुआ ना। और जब सुबह उठो, मैं खुद महसूस करता हूं, मैं सुबह 4:30 बजे अपना बिस्तर त्यागता हूं। मन मेरा भी नहीं करता है, मुझे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, गुरुकुल में भी हमें 4:30 बजे उठा दिया जाता था। मेरा मन कोई करता है उठने का? मैं भी 10 बजे सोता हूँ रात को, ऐसा नहीं कि मैं 8 बजे सो जाता हूँ, 10 बजे सोता हूँ, कई बार 10:30 बज जाते हैं, पर उठता 4:30 बजे हूँ, क्योंकि मेरी 5 बजे क्लास होती है। मेरी मजबूरी है, पर मुझे वो मजबूरी मुझे पसंद है, मुझे अच्छा है। दिन में मुझे अच्छा लगता है, उठने के बाद आधे घंटे बाद बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह ईश्वर, तूने मुझे क्या काम दिया है कि जिसके कारण मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ। जिस समय पर अलार्म बजता है और मेरी नींद ऐसी है, उस नींद के लिए दुनिया तरसेगी। मैं इधर सोता हूँ और मैं वाइफ को बोलता हूँ कि देख मेरा अलार्म बजने वाला है। अरे क्या सुंदर नींद है। मैं इधर सोता हूँ और इधर मेरा अलार्म बजता है। इतनी सी नींद है मेरी, मुश्किल से 5 मिनट की, यानी 6 घंटे 7 घंटे जो मैं सोता हूँ उनका पता ही नहीं चलता है मुझे कि ये कब में बीत गए। ऐसी नींद के लिए लोग तरसते ये हैं। नींद पता है कब मिलती थी? जब हम पढ़ाई करते थे। खासकर किताब बंद की और घर वालों ने उठा दिया और अगले दिन एग्जाम हो। अगले दिन एग्जाम हो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि ये सारी तो दिक्कतें हमारी हो गई, आप मुझे बताओ दिन की शुरुआत से लेके रात को सोने तक हमें क्या ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिसमें हमारा योग भी इन्वॉल्व हो जाए, हमारा खान पान भी ठीक हो जाए और हम हेल्दी रहें आज के हिसाब से? देखिए पूरी तरह से हम आज के हिसाब से ही चर्चा कर रहे हैं। सुबह तो जल्दी उठिए, पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए, 20-25 मिनट योग अभ्यास प्राणायाम जरूर कीजिए। प्राणायाम पर आज हमारी चर्चा नहीं हुई, लेकिन प्राणायाम हमारे शरीर की जीवनी शक्ति है। प्राणायाम अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, ये सब प्राणायाम है, यानी सांसों की क्रियाएं हैं। प्राणायाम के करने से आपका हार्ट, आपके लंग यानी फेफड़े और आपका ब्रेन ये स्वस्थ रहते हैं। ये हमारे जीवन के मुख्य अंग हैं। इनको स्वस्थ रखने के लिए हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिनिया जैसे रोग, अनिद्रा जैसे रोग प्राणायाम से दूर होते हैं। कंसंट्रेशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। पूरे ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के लिए, प्राण शक्ति को ले जाने के लिए, मैं कहता हूं कि ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। और हार्ट अटैक से बचने के लिए प्राणायाम प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। फेफड़ों को साइनस है, साइनोसाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए प्राणायाम रामबाण का काम करता है। और प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये मुख्य प्राणायाम हम अपनी क्लास में भी कराते हैं। तो ये प्राणायाम प्रत्येक व्यक्ति को 10 से 15 मिनट करने ही चाहिए। और एक और बात मैं बोलता हूं, जिम करो, एरोबिक करो, जुम्बा करो, रनिंग करो, वॉक करो, कुछ भी करो, लेकिन 10 से 15 मिनट प्राणायाम जरूर करो। योग का एक हिस्सा है प्राणायाम, जिनके मैंने नाम अभी बताए। इन प्राणायामों को प्रतिदिन करिए। इसके बाद आप अपना हल्का ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करिए कि लाइट हो, बहुत हैवी ना हो। वीक में कभी मन है कि चलो खाना है तो एक आध बार चलता है, लेकिन कोशिश करिए कि आपका स्प्राउट्स हो। स्प्राउट्स आपके शरीर के अंदर स्टेमिना को पैदा करता है, आपके शरीर के अंदर ताकत पैदा करता है। जिनका सांस बहुत जल्दी फूल जाता है उनके लिए स्प्राउट्स में चना हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंग साबुत हो गई, मेथी दाना हो गया, छोला भी उसमें ले सकते हो, मूंगफली की गिरी उसमें ले सकते हो, और ड्राई फ्रूट आप उसमें ले सकते हो। बादाम है, किशमिश है, छुआरा है, इसके साथ साथ अखरोट है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी कोई ब्रेन को ताकत देगा, कोई हार्ट को भी ताकत देगा, कोई ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा, कोई कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। ये ड्राई फ्रूट भी आपको लेने चाहिए। फिर उसके बाद आप दिन में सुबह में या तो कोई जूस, एलोवेरा आंवला जूस ले सकते हो, साथ में नींबू पानी ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है बदल बदल के। लौकी का जूस हो गया या किसी और फ्रूट का जूस हो गया, या अलग अलग तरीके से आप ले सकते हो। दोपहर के खाने में आपको जितनी भूख लगी है उससे कम आज के समय में आधा खाना खाना है। पहले तो कहते हैं ना 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खानी है। आज जो व्यक्ति खासकर ऑफिस में बैठ के कार्य कर रहा है तो उसको 50% अपना खाना करना होगा, बिल्कुल लाइट रहे। स्वामी रामदेव जी को देखना, कहीं भी आप कहोगे शाम के समय, दोपहर के समय, कभी भी आप मिलो कि स्वामी रामदेव जी से कहा जाए कि योग करना है, तो शुरू हो जाएंगे। तो कहते मैं खाता ही इतना हूँ। तो यानी वो पूरी तरह से लाइट हर समय तैयार रहते हैं योग करने के लिए। खाना खाने के बाद भी योग कर देंगे, क्योंकि वो खाते ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा खाते हैं। क्या कमी है, क्या नहीं खा सकते, सब कुछ खा सकते हैं।
और ऐसे ही आप शाम को जो आप ये जो आपका टी ब्रेक होता है, नाश्ते का समय होता है, उस समय आप ग्रीन टी ले सकते हो, लेमन टी ले सकते हो, ब्लैक टी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, मैं ये भी मना नहीं करता हूँ। और उस समय भी आप जूस ले सकते हो, सूप भी ले सकते हो, हॉट या कोल्ड कुछ भी उस समय पे आप ले सकते हो। और रात्रि के भोजन पे फिर मैं आऊँगा। यदि आपकी उम्र 40 पार हो गई है जी, तो आपको रात्रि का खाना त्याग देना है, कुछ ना ले। केवल रोटी और चावल को त्यागना है। ओ जी, दूध ले सकते हो, सूप ले सकते हो, आपका दलिया ले सकते हो, मूंग की दाल की खिचड़ी ले सकते हो, मतलब कोई लाइट चीज़ आप ले सकते हो रात्रि में। और नहीं भी लोगे तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरीके की रूटीन होना चाहिए सही समय पे। जब आप और नहीं मेरा तो लंच डिनर के बिना काम नहीं चलेगा, मैं तो डिनर करूंगा। तो फिर बिस्तर पे बैठ के नहीं करना है। जो व्यक्ति बिस्तर पर बैठ करके डिनर करता है और फिर वहीं ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि बिना मुंह को साफ करे ही बिस्तर पे सो जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जी, उठ करके बाथरूम तक नहीं जाएंगे, वॉश बेसिन तक नहीं जाएंगे कि कुल्ला ही कर लें। तो मुझे इन चीज़ों को देख के भी कष्ट होता है। फिर उनके शरीर में जब बीमारियां आती हैं तो फिर वो परेशान होते हैं। बिस्तर पर बैठ करके आपको अगर खाना खाना है तो कम से कम सोने में और खाने में 2 घंटे का गैप। यदि आप रात का खाना खाना ही चाहते हो और जो वजन कम करना चाहते हैं उनको तो स्ट्रिक्टली मना है कि रात्रि का खाना आप छोड़ दीजिए। ये आपकी सही दिनचर्या, सही तरीका है। अब बीच में जो समय मिला है उसमें आप अपना ऑफिस का काम भी करिए, क्योंकि कोई व्यक्ति इसको इतना भी सुनेगा कहेगा हम तो पूरे दिन इसी में लगे रहेंगे, काम कब करेंगे। लेकिन उस जो बीच में समय बहुत मिला है, बहुत मिला है, तो उसमें आपको अपना ऑफिस का, अपनी पढ़ाई का, अपने घर के, बिजनेस के, वो सब काम करिए। किसने मना किया है? लोगों में भोलापन इतना ज़्यादा आ गया है। एक रील देख रहा था, बहुत मोटी औरत किसी सत्संग में कह रही थी, गुरुजी बहुत मोटी हो रही हूँ, पतला कैसे होना है? कहता रोटी त्याग दो। अच्छा जी, पराठा खा सकते हैं? तो लोगों की सोच यहीं पे आ गई है कि भैया क्या करें यार, जीभ पे कंट्रोल नहीं मैं होता। मोटापे पे सबसे ज्यादा काम करता हूँ। हम्म, एक महीने में 5 किलो से लेकर के 13 किलो वजन तक हमने एक महीने में कम किए हैं। लेकिन 13 किलो वजन उसका कम होगा जिसका 100 किलो वजन है। जी, ऐसा नहीं है कि जिसका 60 किलो वजन है हमारे पास आए जी मुझे 10 किलो कम करना, ना, उसका नहीं होगा। उसका 3 से 4 किलो वजन कम होगा। तो मोटापे के लिए भी जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ना, इंस्टाग्राम पर डीएम आएंगे, फेसबुक पर आएंगे, व्हाट्सएप पे भी आएंगे, ऐसा कुछ बता दो जी खाने का जिससे मैं पतला हो जाऊं। जादू चाहिए। नहीं, पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी आपने। अच्छा, ऐसा कुछ खाने का बता दो जी जो मैं पतला हो जाऊं। अच्छा, अरे मैं कहा अभी भी खाने का पूछ रहा भाई। ये पूछो कि ऐसा कुछ मुझे बताइए मैं अपने खाने से कुछ त्याग दूं कि मैं पतला हो जाऊं। अरे ये पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं। एक आजकल मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ, कोई डॉक्टर बोलते हैं पराठा खाओ तभी पतले होगे, पिज्ज़ा खाओ तो पतले हो जाओगे, नहीं खाया तो वो नहीं हो गए। क्या मतलब? देखो, उनको मेरे सामने भी कई लोगों ने वीडियो भेजी है। अब हम तो सोशल मीडिया पे हैं तो लोग तुरंत हमें ऐसी वीडियो जरूर चिपकाते हैं हाँ, कि ये लो गुरुजी देखो इनको सुनो। अच्छा, वो बड़ा मतलब तरीके से बोलते हैं अरे और बड़े पढ़े लिखे, कॉन्फिडेंस से। हाँ, बड़े कोई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ये क्या होता है, ये उन्होंने कहीं से कुछ पढ़ा, ये उन्होंने क्या सोचा कि कुछ नया दिया जाए पब्लिक को। हाँ, अब नया क्या हो सकता है भाई? तुम हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, आप हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। आयुर्वेद तो कह रहा है सुबह उठ कर पानी पीजिए, वो मना कर रहे हैं कि पानी मत पीजिए। स्वामी रामदेव जी कह रहे हैं कि पानी पीजिए, राजीव दीक्षित जी कह रहे हैं पानी पीजिए, दुनिया भर के हमारे ग्रंथ कह रहे हैं पानी पीजिए सुबह उठ करके, वो मना कर रहे हैं। तो भाई आप हमारे ग्रंथों से ऊपर हो, आप हमारे आयुर्वेद और योग से ऊपर हो, तो फिर हम आपको तो नहीं मानते। आप हो सकता है आपकी थ्योरी अलग हो। ऐसे ही एक व्यक्ति है, उनका एक फॉर्मूला है 32 बार, वो 32 बार करके ही वजन कम कर रहे हैं। अब वो 32 बार क्या है, मैंने देखा कि शायद 32 बार वो चबा चबा के खाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छी बात है, वो कोई गलत भी नहीं है। तो उनका भी वजन कम कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ लोग ना इस तरह से भी होते हैं। आप एक सत्संग में गए, आपने उसका नाम सुना, निर्मल बाबा का जी, कितने फेमस हुए। क्या था उनके पास? हरी चटनी। हरी चटनी। हाँ जी, मैं तो हरी खाता हूं तो लाल खाया करो। कृपा रुकी हुई है। कृपा रुकी वहीं सब। अच्छा, वो व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए कमा गया इस देश के अंदर। हमारी देश की जनता भी भोली है। और होता क्या है, अब मुझे सुनेंगे तो उनको भूल जाएंगे जो पराठे खाने के लिए बोल रहे हैं। जब उनको सुनेंगे तो मुझे भूल जाएंगे। हाँ, आज अनिरुद्धाचार्य के सत्संग में जाएंगे तो अनिरुद्धाचार्य की बातें अच्छी लगेंगी, कल रामपाल के सत्संग में चलेंगे तो उनकी बातें अच्छी लगेंगी, परसों किसी मदरसे में भी अगर किसी मौलवी को सुन के आ गए ना तो वो भी बात उनको अच्छी लगेगी। अपना विवेक का प्रयोग करता ही नहीं है व्यक्ति, सच्चाई क्या है उसकी ओर जाता ही नहीं है व्यक्ति। ये भोलापन है, बेवकूफी।
भोलाईपन कहेंगे। हमारे देश में तो जनता भोली है, हमारे देश के लोग भोले हैं और एक एक बाबा 1-1 लाख आदमी लेकर के बैठ करके उनको ज्ञान देते रहते हैं। वो अपना काम छोड़ करके वहां बैठते हैं और बाबा की दुकान चल रही होती है, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ। अच्छा, जैसे हमने अपने पॉडकास्ट की स्टार्ट की थी जी, सुंदरता और सेहत, अब एक सुंदरता पे थोड़ा आ जाओ। क्या ऐसा करें? मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने बड़ा अच्छा बताया कि नींबू पे पता नहीं क्या लगाया था आपने और गर्दन के सारे ये कालापन सारा दूर हो गया था। क्या चीज़ थी वो, कुछ तो बताइए। देखिए, वो एक नींबू ले लीजिए, हाँ, उस नींबू के ऊपर थोड़ा शैम्पू डालिए, कॉफ़ी डालिए और उसको, एक चीज़ और है, हाँ, हल्दी उसमें डालिए थोड़ा और थोड़ा बेसन डालिए और उसको लेकर के आप अपने गर्दन के ऊपर अच्छे से उसको 4-5 मिनट तक अच्छे से उसको घिसिए गर्दन के ऊपर। और जिनको बहुत ज़्यादा है तो 5-6 दिन आप कर लीजिए, वैसे फ़र्क आपको पहले दिन में ही पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत ही मतलब अनुभूत चीज़ है और मतलब कई लोग इसका प्रयोग करके हमें फोटो भेजते हैं कि हाँ, ये तो वाकई में काम करती है। क्योंकि पता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर मैं देखता हूँ उम्र जब ज़्यादा हो जाती है, जो जिनका फैट ज़्यादा आता है, ये पूरा गर्दन ऐसे काली हो जाती है, छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं। मस्से होने का कारण तो उनको कहीं ना कहीं लीवर की भी समस्या होती है कि लीवर में प्रॉब्लम होती है तो मस्से आने लगते हैं। जी, तो ये आपने जो बताया अभी, ये जनरली काम करता है? ये आप प्रयोग करके देखना। पहले काले करने पड़ेंगे फिर किसी का काला हो उस पर करना। ठीक है। क्योंकि कुछ देखो, हम, मेरी खासकर वीडियो जैसी रहती हैं, मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं कहीं से उठा के, कहीं से इसकी उसकी लाके मैं वीडियो ना दूं। मेरा ये रहता है कि अगर मैंने किसी कोई वीडियो देखी भी है, अगर हाँ इस पे मुझे वीडियो बनानी है, तो मैं फिर उसका कहीं ना कहीं प्रयोग करने की कोशिश करता हूँ। जी। तो मेरा बेटा है छोटा, उसका भी मेरी तरह थोड़ा डार्क रंग है, तो उसकी गर्दन और भी ज्यादा, वो मतलब नहाने भी जाएगा तो अब आजकल पहले की तरह तो बच्चे हैं नहीं कि माँ पहले रगड़ रगड़ के उनको करती थी। अब स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, फटाफट गया नहा के बाहर आ गया। तो मैंने कहा इसको प्रयोग कराओ, तो उसको किया 2-3 दिन में उसकी गर्दन साफ हो गई। मैंने अपने घर में प्रयोग किया, उसके बाद इसकी वीडियो बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इनका ये टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। पहले खुद विश्वास, बिल्कुल बिल्कुल, पहले खुद किया, फिर पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे। जी। अच्छा, स्किन ग्लो के लिए कि हमारी स्किन ग्लो करे, इसके लिए कोई योग है क्या, या खान पान ही हमारा वो मैटर करता है? दोनों चीज मैटर करती हैं। योग में प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करिए, कपालभाति प्राणायाम करिए। कपाल कहते हैं मस्तक को, भांति माने चमकना। कपालभाति प्राणायाम करने वाले व्यक्ति का मस्तक पर तेज होता है, आभा मंडल चमकता है। और अनुलोम विलोम भी आपका वही काम करता है, सुबह उठ के मुस्कुराने का काम भी करना है। दूसरा, सुबह उठिए, उठने के बाद जब आप फ्रेश हो जाएं या जब भी आपको समय मिले तो नारियल का तेल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल, उसको आप हाथ पे रखिए, अच्छे से मालिश कीजिए और फेस पे 3-4-5 मिनट अच्छे से मालिश कीजिए। ये प्रयोग भी एक हमारे गुजरात में एक शिष्य हैं योग के, उनकी उम्र लगभग 52 और 53 के शायद हो गए हैं वो, आजकल में उनका बर्थडे है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। मैं उनसे पूछा कि आपकी उम्र तो 40 की लगती है, मेरे साथ योग करते हैं। अरे गुरुजी ये तो सब आपका प्रताप है, योग कराते हो आप तो। मैं सही बताओ करते क्या हो? ऐसे भी हम लोग सीखते हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं सुबह सुबह, मुझे लगभग 20 साल हो गए, मैं प्रतिदिन फेस पे और हाथों पे और नेक पर मैं नारियल के तेल की मालिश करता हूँ 5-10 मिनट जी, और डेली एक नारियल पानी पीता हूँ। अच्छा। तो ग्लो को चमकाने के लिए, ग्लो लाने के लिए फेस पर ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद तो बहुत सारे तरीके हैं कि भाई जितनी भी आसन आप पैर ऊपर करके करने वाले, शीर्षासन है, सर्वांगासन है, वो सब के सब ब्लड का फ्लो आपके फेस की ओर, सर के ऊपर आएगा, तो वो सब ग्लो लाने के लिए है। तो बेसिकली ब्लड जितना फ्लो बढ़ेगा, सर्कुलेशन होगा, तो लाल तो चेहरा उसी से चमकेगा। भाई अगर किसी व्यक्ति कोई पीला पड़ रहा है तो क्या कमी है? कहीं ना कहीं ब्लड की कमी है, लीवर में गड़बड़ हुई है, तो ब्लड की कमी है उसकी बॉडी के अंदर। तो यदि जो व्यक्ति, आप किसी की हथेली ऐसे दबा करके देखो, लाल हो गई तो समझो ठीक ठाक है। हमारे यहाँ ऐसे चेक कर लेते हैं कितना खून है इसके अंदर। तो हमारे बचपन में हमारे योग क्लासेस हमारे माँ बाप की थी, वो लाल कर देते थे। वो भी फेस उनका लाल होता था जिनके शरीर के अंदर खून होता था। योगी जी, आजकल हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज बहुत हो रहे हैं, कैसे बच सकते हैं इससे? देखिए, एक तो स्ट्रेस कम लेना है, और जिम में जाकर के जितना भी पाउडर खाने वाले लोग हैं, ये इनको भी ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन इसका बचाव है प्राणायाम। जो व्यक्ति भस्त्रिका प्राणायाम, ऐसे सीधे बैठ जाओ, सांस भरो, इनहेल
ये प्राणायाम कम से कम 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट तक करना है। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में राइट नोस्ट्रल को प्रेस करो, लेफ्ट से सांस अंदर भरो, लेफ्ट को प्रेस करके राइट से छोड़ो, राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो। इस प्राणायाम को 10 से 15 मिनट करना है। ये दोनों प्राणायाम जो व्यक्ति प्रतिदिन 10 से 15 मिनट करेगा उसको हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो नहीं सकता। उनकी जो हार्ट है और उनका जो ब्रेन है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, उनका कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने लगेगा और सबसे बड़ी बात स्ट्रेस उनका कम हो जाएगा। तो इस प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जी। अच्छा, घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है, पहले बुढ़ापे में होता था, यंग एज में भी हो रहा है, घुटने कट बोलने लग जाते हैं। बड़ा कारण घुटनों के दर्द का है मोटापा, और दूसरा बड़ा कारण है जंक फूड, मैदा और एक्सरसाइज का ना करना। इसका सबसे सरल उपाय है आप कहीं भी ऐसे बैठ जाओ। एक तो अगर आपको दिख रहा हो तो ऐसे घुटने को पकड़िए और पैर को सीधा ऊपर की ओर उठाइए। ये एक एक्सरसाइज दोनों पैरों से इस तरह से करनी है, 20-20, 30-30 बार एक एक लेग से करो। और साथ में आपको क्या करना है, मैं आज आपको एक घुटने के दर्द के लिए बड़ा अच्छा नुस्खा बताता हूं। आप दालचीनी का पाउडर ले लीजिए, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर ले लीजिए। 1 चम्मच आप ले लीजिए जो चूना होता है, सफेद चूना होता है, उसको ले लीजिए। और 1 चम्मच शहद ले लीजिए, उसको ऐसे पूरा मिला के और अपने घुटने के ऊपर रात को सोने से पहले लेप कर लीजिए। लेप करने के बाद उसके ऊपर आप कोई गर्म पट्टी बांध लीजिए, और दूसरे में भी है तो उतना ही आप दूसरे के लिए बनाइए। और सुबह उठ करके उसको साफ करिए, उसके ऊपर नारियल का या गोले इसका तिल का तेल आप लगाइए, और उसके बाद आप पूरे दिन उसको खाली रखिए, रात को फिर से करिए। अगर घुटने में स्वेलिंग है, कट कट की आवाज़ें हैं, दर्द है, तो वो दर्द को खींचेगा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जी। एडी का दर्द, इसके लिए कोई उपाय है? एडी के दर्द के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कोई भी, या तो जो ब्रिक होती है, ईंट होती है, उसको आप गर्म कर लीजिए, अच्छे से गर्म कर लो, और उसके ऊपर कोई कपड़ा आप लपेटिए, उसको एड़ी को उस ईंट के ऊपर अच्छे से रखिए और फिर हटाइए। जब लगे कि हाँ थोड़ा गर्म लग रहा है फिर हटा लीजिए। जितना आप सहन कर सकते हो रखिए, फिर हटाइए, रखिए, फिर हटाइए। उसके बाद आप अपनी एड़ी को इस तरह से कहीं भी दरी के ऊपर, मैट के ऊपर, इस तरह से आप उसको घिसिए। ये दूसरी क्रिया आपको ये करनी है, एड़ी को ऐसे घिसो, फिर दूसरे को भी ऐसे घिसो। मैं बैठ के बता रहा हूँ, एड़ी घिसनी है पैर की, और आपका ये 1 मिनट इसे, फिर 1 मिनट इसे, फिर 1 मिनट इसे, इसको भी आप 3-3, 4-4 बार घिसेंगे तो आप देखना आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। कम से कम लगातार 20-25 दिन करना, रिजल्ट आपको पहले दूसरे दिन से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शुगर के पेशेंट्स के लिए कोई है नुस्खा हमारे पास, या कोई योग? देखिए, शुगर वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा है, सब लोग मतलब हर चौथे पांचवें व्यक्ति को शुगर मिल ही जाती है। इसका भी एक बड़ा कारण एक्सरसाइज ना करना और खान पान बहुत ज़्यादा खराब होना। शुगर वाले लोग ना कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, ना मीठा खाएंगे, वो तो सबको पता है। जंक फूड, फास्ट फूड, मैदा भी उनको त्यागनी पड़ेगी। साथ में रिफाइंड को अपने घर से बाहर फेंकना पड़ेगा, रिफाइंड का भी प्रयोग नहीं करना है, तली हुई चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना है। साथ में एक काम कर लीजिए, उसके लिए आप जामुन के पत्ते ले लो, नीम के पत्ते ले लो, और साथ में आप करेला ले लीजिए। तीनों का जूस मार्केट में भी मिलता है, नहीं तो आप अपने घर पे भी बना सकते हो। इनको मिक्सी में डालो और इसका जूस निकालो। सुबह खाली पेट और शाम को 4-5 बजे के आसपास, दोनों समय आप लेना शुरू करिए 1 गिलास। और अगर आप मार्केट से लाते हो तो 30-30, 40-40 ml आप उसको सुबह शाम लेना शुरू करिए। और सुबह सुबह सूर्य नमस्कार, जॉगिंग, रनिंग और मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रिय आसन, वक्रासन, बहुत सारे जो पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने वाले आसन है वो सारे आसन करो तो शुगर की समस्या भी दूर हो सकती है। अच्छा, एक सिंपल चीज़, आज के टाइम में सिगरेट पीना और शराब पीना ये चलन में बहुत भयंकर आ चुका है, साथ में नॉनवेज को भी ऐड कर लिया गया है। इन लोगों के लिए क्या मतलब, ये अपने लाइफस्टाइल को पूरा खराब करते जा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन है? देखिए, शराब पीने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं, जो शराब पीते हैं तो वो बुद्धि खराब हो जाती है तो चिकन भी खाने लगते हैं। शराब पीने वाला व्यक्ति अपने घर का भी विनाश कर लेता है, गुस्से में बहुत सारी चीजें अपने घर में इतनी समस्याएं पैदा कर देता है। और शराब पीने वाला व्यक्ति अपने जीवन का बिल्कुल नाश कर लेता है।
उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी विल पावर को बनाना पड़ेगा, संकल्प को लेना पड़ेगा। शराब एक ऐसी चीज है कि इसको आप किसी के कहने से नहीं छोड़ सकते। हम उस मोटिवेट कर सकते हैं कि आप भी शराब छोड़िए, लेकिन शराब के आप दुष्परिणामों को जानिए। लीवर खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएंगी, आंतें खराब हो जाएंगी, जीवन ही खत्म हो जाएगा। यदि आपके बच्चे हैं वो परेशान, पत्नी है वो परेशान, आपके माता पिता वो परेशान, समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो शराब को छोड़ने के लिए आप प्राणायाम तो कम से कम किया करो। यदि अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम इस तरह से जो करते हैं ये वाला, ये प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम 10-10 मिनट करोगे तो आपका ब्रेन शांत रहेगा, मस्तिष्क शांत रहेगा। और 4 अच्छे व्यक्तियों में उठना बैठना शुरू करिए। जो शराब पीने वाले दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे आप बचने की कोशिश करिए। ऐसे ही सिगरेट के लिए मैं कहूंगा, और मैं तो शराब से ज्यादा सिगरेट को हानिकारक मानता हूं। सीधा आपके फेफड़ों के ऊपर इफेक्ट डालती है, अब फेफड़ों के अंदर कलस जम जाती है। जिनको सिगरेट की बहुत ज्यादा तलब लगती है तो उनके लिए मुंह में वो सौंफ रख के घूमिए, कम से कम सौंफ को चबाइए, कोई टॉफी इस तरीके की ले लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करिए जिससे कि आपको इसकी तलब ना लगे। थोड़ा बिजी रहिए। अब क्या होगा, ऑफिस में बैठे हैं और सिर में दर्द हुआ, अरे चलो एक सिगरेट पी के आते हैं। अब उससे क्या आपको क्या लाभ मिलेगा? उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सिगरेट को अपने जीवन से निकालिए, क्योंकि सिगरेट के पीने से भी हार्ट, ब्रेन और आपके फेफड़े, और फेफड़े तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होते हैं। यदि आप प्रतिदिन सिगरेट पीते हो, फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे, आपका ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा चलोगे तो सांस चढ़ने लगेगा। तो उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो और भ्रामरी प्राणायाम करो। डेली योग अभ्यास करो। 4 अच्छे दोस्तों के साथ उठो बैठो, तो इन सब चीज़ों को छोड़िए तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। योगी जी, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इंसोम्निया। रात को नींद नहीं आती है, जागते रहते हैं। देखिए, नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग। जब बिस्तर पर जाकर के सोचना शुरू करते हैं, वो भी अनर्गल, कुछ से कुछ सोचना शुरू करते हैं, तो नींद भाग जाती है। और जो व्यक्ति लेट करके अपने काम के बारे में सोचेगा, अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा, मैं तो ये कहता हूं कि वो अपने धन के बारे में सोचने लगे। वो सोचने लगे कि मेरा पैसा ये, मेरा पैसा गया, मेरा आएगा, मेरा इतनी इनकम, मेरी इतनी, नींद भाग जाएगी। तो रात को जब बिस्तर पर जाते हो बिल्कुल सीधे लेट जाओ। सबसे पहले तो आप अपने पैरों को ठंडे पानी से धोइए, और उसके ऊपर नारियल का तेल, सरसों के तेल से मालिश करिए, और उसके बाद एक एक बूंद गाय का घी या सरसों का तेल नाक में डालिए। और फिर उसके बाद बिस्तर पर लेट करके 5 से 10 मिनट तक धीरे धीरे करके नाड़ी शोधन प्राणायाम करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम को होल्ड करके करो। जैसे सांस भरा, होल्ड कर लिया, फिर दूसरे से छोड़ा, फिर बाहर होल्ड कर लिया, फिर उसी से भरा, होल्ड, फिर उससे छोड़ा, होल्ड। यानी इसको होल्ड, अंदर भरा होल्ड, दूसरे से छोड़ा होल्ड। इस प्राणायाम को करिए, प्लस भ्रामरी प्राणायाम करिए बिस्तर पर लेट करके। इंसोम्निया की प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और ओवर थिंकिंग से बचिए, सकारात्मक सोचिए। यदि आप बिस्तर पर जाते हो उस समय पर आप यदि किसी पुस्तक के बारे में सोचना शुरू करो, किसी आध्यात्मिक चिंतन करने की कोशिश करिए, किसी भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के, गॉड के, जिसको भी आप मानते हो उसके बारे में थोड़ा चिंतन करने की कोशिश करिए, तुरंत नींद आ जाएगी। साइनस, नज़ला? साइनस के लिए और नज़ला के लिए सबसे बेस्ट है प्राणायामों में भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम साइनस, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस के लिए भी अच्छा होता है, जो ये हम ये कराते हैं। दूसरा, इस प्राणायाम को तो 3 मिनट तक करेंगे, हाई बीपी है तो थोड़ा स्लो करेंगे। दूसरा क्या करना है, आपको अजवाइन लेनी है, पुदीने के पत्ते लेने हैं, और उसको अच्छी तरह से उबाल लेना है, या आपके पास कोई स्टीमर हो उसमें डालना है। 5 से 7 मिनट स्टीम लेनी है अजवाइन और पुदीने के पत्ते की। और आप देखना कि कम से कम 15 से 20 दिन आपको लगेंगे मात्र, तो साइनस की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। जो यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे भी दर्द हो जाता है, पूरा साइनस का एरिया, जिनका मांस बढ़ गया है उनके लिए भी बहुत लाभकारी होता है। योगी जी, माइग्रेन की प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन है? देखिए, माइग्रेन आजकल पहले तो माताओं को, बहनों को सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं। और माइग्रेन के लिए एक मैं तरीका बताता हूँ। रात को सोने से पहले ठंडे पानी में या ताज़े पानी में अपने पैरों को साफ करिए, उसके ऊपर सरसों के तेल की मालिश करिए, और एक एक बूंद गाय का या सरसों का तेल नाक में डालिए। नाक में डाल के इस तरह से ऊपर की ओर खींचना है, तो उसका जो सूक्ष्म सा भाग है वो सांस के साथ आपके ब्रेन में चला जाएगा।
दूसरा क्या काम करना है, तीसरा वही अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम इसमें काम करेंगे जी। एक मेधावटी औषधि आती है स्वामी रामदेव जी की, बहुत इफेक्टिव है मेधावटी। मेधावटी मैं उसको अपनी क्लास में और सबको बताता हूँ। 2 गोली सुबह पानी के साथ, 2 गोली शाम को दूध के साथ आप लेना शुरू करिए, कोई किसी तरीके का उसका नुकसान नहीं होगा। और वो आपके माइग्रेन को 40 दिन आप उसको लीजिए और ये सारा 40 दिन तक कर लीजिए और अपने मन को शांत रखिए। योगासन, प्राणायाम, खान पान, ये ध्यान रखो। सुबह उठ करके एक सेव, खासकर माइग्रेन की समस्या वालों को खाना ही खाना है। सुबह उठिए, खाली पेट योगा करने के बाद या अपने फ्रेश होने के बाद एक एप्पल आपको धो के साफ करके छील के उसको खाइए और फिर आप देखिए 40 दिन तक ये करके देखो, फिर 40 दिन बाद मुझे बताओ कि माइग्रेन है कि गया। अच्छा योगी जी, मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपसे अप्रोच कर सकता हूँ। उन लोगों के लिए बताइए जो आपसे योग सीखना चाहते हैं, जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, वो कैसे अप्रोच किए? देखिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जी। और सुबह 5 बजे से बैच स्टार्ट हो जाते हैं, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9:30 से 10:30, शाम को 6 से 7, 7 से 8। तो 7 बैच हमारे ऑनलाइन होते हैं, ग्रुप क्लास। कुछ बीच में भी होती हैं, इंग्लैंड में क्लास होती है, यूएस में, अमेरिका में भी हमारी क्लास होती है। वैसे तो ग्रुप क्लास में हमारे पूरे जहाँ हिंदी लोग जानते हैं सभी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आप एक तो हमारे साथ ऑनलाइन क्लास कर सकते हो और ऑनलाइन क्लास हमारी 1 घंटे की होती है जिसमें पूरा योगा, आसन, प्राणायाम, सब कुछ डाइट के बारे में बताते हैं। पर्सनल डाइट प्लान भी हम क्लास में देते हैं प्रत्येक व्यक्ति को। खासकर एक महीने में 5 किलो से लेकर के 10-10 किलो, 15-15 किलो तक वजन हमारी क्लास में होता है लोगों का कम। और साथ में स्ट्रेंथिंग के लिए, बॉडी में आपके अंदर एनर्जी नहीं है उसके लिए, बीपी, शुगर, आपके पेट की प्रॉब्लम, नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल के लिए हमारी क्लासेस होती हैं। तो आप मेरे साथ डेली योगा क्लास में भी जुड़ सकते हो। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और दूसरा, आप अगर चाहेंगे तो गूगल पे भी सोहित योगी लिखेंगे तो हमारे सारे लिंक सोहित योगी के नाम से इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट के लिंक www.sohityogi.com पर आप जाकर के भी विजिट कर सकते हो। तो उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सोहित जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके जी। मज़ा क्या आया, ऐसा लग रहा है कि कल से लाइफ चेंज होने वाली है। कम से कम आपकी, मुझे लग रहा है 50% बातें भी मैं अपने अंदर ले लूँ ना तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी। थैंक यू सो मच, मैजिक पोटली में आप आए और इस पोटली से जो जादू निकला ना आज, ये जादू बहुत असर करेगा। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।